तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सजेस्ट अ रीजन एज टू वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस इसलिए है क्योंकि जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो होता क्या है, लंग्स के थ्रू वो ऑक्सीजन ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन के साथ मिलके बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन सारी बॉडी में जाती है, सारे ऑर्गन्स में जाती है, तो सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलती है इस कॉम्प्लेक्स की वजह से। ठीक है, अब जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है वो O2 से 300 गुना ज़्यादा है। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स बनता है दिस इज 300 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसकी वजह से अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी होगी तब भी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा, जिससे कि आपके बॉडी में, ब्रेन में, सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो धीरे धीरे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से सफोकेशन होगी और आप उसके बाद मर भी सकते हैं। तो ये रीजन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज एक्सेसिव कंटेंट ऑफ CO2 रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड से सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हमें सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से किसी तरह हटा देनी है, नहीं ऐसा नहीं है। पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक रोल है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक लेवल से कम हो जाए तब भी उसका एनवायरनमेंट को डैमेज होगा, और अगर एक लेवल से बढ़ जाए तब भी उसका डैमेज होगा। ठीक है, तो एज परसेंटेज ऑफ CO2 इंक्रीजेज, तो क्या होता है इससे, CO2 किससे बढ़ती है, जितनी भी गाड़ियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनमें कोई फ्यूल जल रहा है, कुछ भी हो रहा है, इन सारी चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। ठीक है, जितने लोग सांस ले रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो हम CO2 निकालते हैं बाहर। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो CO2 धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। तो CO2 जो है इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। तो जैसे नंबर ऑफ ट्रीज काटे जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उससे भी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम हो रही है पर कार्बन डाइऑक्साइड की जनरेशन बढ़ रही है। जितने आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं, ACs यूज़ करते हैं, इन सभी से CO2 एमिशन होता है। ठीक है, अब CO2 जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है और हैवी गैस है, हैवी गैस होने की वजह से ये ऊपर नहीं चली जाती, बहुत एटमॉस्फेयर में लोअर लेवल पे ही रहती है। ठीक है, तो आप बोलते हैं द ट्रैपिंग ऑफ हीट, द ट्रैपिंग ऑफ हीट प्रोवाइडेड बाय सन रेज, प्रोवाइडेड बाय सन रेज इंक्रीजेस। ठीक है, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सन से आने वाली हीट है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, तो मतलब ये एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ाती है, जिससे कि ग्लोबल जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का बढ़ता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइजेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, कि नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे जो ग्लेशियर्स हैं वो आइस धीरे धीरे पिघल रही है। उस आइस के पिघलने से बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ज़्यादा पानी सी में आएगा तो उससे सिर्फ सुनामी आने का ही खतरा है या सी लेवल बढ़ने का खतरा है, उसे और भी बहुत सारे खतरे हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल पे जो आइस है उसकी अपनी एक ग्रेविटी पे, अर्थ की रोटेशन पे, बहुत सारी चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जो हमारी बहुत सारी
वेजिटेशन है, तो जो इकोनॉमिक्स, सॉरी नॉट इकोनॉमिक, पर जो एनवायरमेंटल फिनोमेना है, बहुत सारे एनवायरमेंटल फिनोमेना भी कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप ये कहानी लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ज़्यादा CO2 तो ज़्यादा हीट ट्रैप करेगा, हीट ट्रैप करेगा तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइबोरेन एंड बोरिक एसिड। तो देखिए अब इन दो डायग्राम से हम क्या क्या बता सकते हैं। ये है बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर एज गिवन इन द NCERT, और ये है डाइबोरेन दैट इज B2H6 उसका स्ट्रक्चर। तो बोरिक एसिड क्या होता है H3BO3 और डाइबोरेन क्या होता है B2H6। तो पहले देखते हैं बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। देखिए बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है ये एक लेयर स्ट्रक्चर है, इसमें लेयर्स होती हैं और हर लेयर में क्या होता है प्लेनर BO3 यूनिट्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कि इसको आप एक BO3 यूनिट ले सकते हैं। ठीक है, ये एक BO3 यूनिट है, तो BO3 यूनिट्स आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, या आपको BO3 नहीं बोलना है, ये H3BO3 है, तो देखिए ये एक H3BO3 यूनिट आ गया। ठीक है, तो बोरॉन के साथ एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH। अब ये जो OH की ऑक्सीजन है ये दूसरे के हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन दूसरे की ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो इस तरह ये रिंग्स बन रहे हैं। ठीक है, तो रिंग्स की वजह से ये क्या है एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो आप बोल सकते हो इट्स अ लेयर स्ट्रक्चर विद प्लेनर BO3 units which are joined by हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इतना ही आई थिंक क्वेश्चन में पूछा गया, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें ये हो रहा है। अब सेकंड बात करते हैं डाइबोरेन की। देखिए डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डाइबोरेन में क्या होता है कि बोरोन के पास होते तो वैसे बेसिकली बोरोन क्या होता है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक जो हाइड्राइड इसका बनता है वो बनता है BH3। ओके, तो BH3 में देख लीजिए ये 2 बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ और एक तीसरा बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, वैसे दूसरी बोरॉन है उसके 2 बॉन्ड तो बन गए और एक तीसरा एक और बनेगा। तो बोरॉन के पास यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर इस वाली बोरॉन के पास, कलर चेंज कर देते हैं, इस वाली बोरॉन के पास ये इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास ये है। तो होता क्या है, अब ये जो बॉन्ड बन रहा है ये 3 एटम्स के बीच में बनता है, बोरॉन, हाइड्रोजन और बोरॉन, पर होते इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस बॉन्ड की स्पेशलिटी है कि इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है, इट्स अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर क्यों, क्योंकि 3 एटम्स के बीच में ये बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें यूज होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, एक वीक होता है। ठीक है, क्योंकि लेंथ भी ज़्यादा है, लंबा भी है बॉन्ड, और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो वीक भी है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी बॉन्डिंग होती है। बाकी ये जो 2 बॉन्ड हैं हाइड्रोजन के साथ ये नॉर्मल है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, लगते हैं और 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब जो यहां पर डिटेल दी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी ज्योमेट्री को देखना कि B2H6 में अगर आप एक प्लेन ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, ये प्लेन है, तो एक बोरॉन यहां पर है, एक बोरॉन यहां पे है, और ये जो 4 बॉन्ड्स लगे हैं हाइड्रोजन के साथ ये प्लेन में है, पर जो बनाना बॉन्ड है वो पेपर के ऊपर है, मतलब प्लेन के ऊपर है, और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे है। ठीक है, तो मतलब ये वाला बॉन्ड जो है ये प्लेन के ऊपर है
और ये वाला बॉन्ड प्लेन से नीचे की तरफ है, मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, जबकि ये वाले जो 4 बॉन्ड्स हैं ये प्लेन में ही हैं। तो ये आप डाइबोरेन के बारे में बता सकते हैं कि जो बाहर वाले बॉन्ड है टर्मिनल बॉन्ड्स, ठीक है, BH वाले, ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनकी लेंथ भी कम है और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, पर जो ब्रिज बॉन्ड है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, पर वो एटम 3 इन्वॉल्व हैं, इसलिए वो काफ़ी वीक होता है। तो इतना सा आई थिंक आप अगर मेंशन कर देंगे इसके स्ट्रक्चर्स में तो सफिशिएंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज व्हाट हैपन्स व्हेन, ठीक है। तो क्या होगा अगर बोरेक्स को स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट 11.20 का फर्स्ट पार्ट ए, बोरेक्स को स्ट्रांगली हीट किया तो आपको पता है कि बोरेक्स में क्या होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O। तो हीट करने पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये पहले निकलना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये फूलता चला जाता है, मतलब स्वेल होता जाता है, ठीक है। तो हीट करने पे पहले बनेगा Na2B4O7, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल इसने लूज कर दिए, इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है। तो बोरेक्स अपने आप में एक मेटाबोरेट है। अब और ज़्यादा इसको आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होता है 2NaBO2 प्लस B2O3 में। तो पहले क्या करेगा, इट फर्स्ट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देन इट स्वेल्स। स्वेल करने के बाद धीरे धीरे एक ट्रांसपेरेंट से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और वो लिक्विड जब बाद में सॉलिडिफाई होता है तो ग्लास जैसा मटेरियल बनता है, ठीक है। तो ग्लास जैसे मटेरियल को कहा जाता है बोरेक्स बीड, ठीक है। तो बोरेक्स बीड, तो बोरेक्स बीड जो है दैट्स अ ग्लास लाइक मटेरियल, ट्रांसपेरेंट होता है। पर अगर बोरेक्स के पाउडर को किसी मेटल सॉल्ट के साथ मिक्स कर दिया जाए तो उस मेटल सॉल्ट की वजह से इस ग्लास टाइप जो स्ट्रक्चर बनेगा बोरेक्स बीड, इसमें कुछ कलर्स आ जाते हैं। तो कैसा कलर आया है इससे पता चलता है कि आपने कौन सा मेटल यूज किया होगा। तो सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने में क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी ये बोरेक्स बीड टेस्ट यूज होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये रिएक्शन की आपने इक्वेशन लिखनी है कि व्हेन इट इज हीटेड इट फर्स्ट loses water molecules, then turns into a transparent liquid and which solidifies to give a glass-like material called borax bead. Second part, boric acid is added to water, ठीक है। तो बोरिक एसिड हमें पता है कि एक मोनोबेसिक एसिड होता है, तो बोरिक एसिड इज BOH थ्राइस। इसको 2 वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये एसिड की तरह काम करके H पॉजिटिव नहीं देता, ये OH नेगेटिव गेन कर लेता है, तो BOH4 1 नेगेटिव बनता है प्लस H3O पॉजिटिव। तो याद रहेगा कि बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। अब सी पार्ट, एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि एल्यूमिनियम सॉलिड को 2 NaOH प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट्स, ठीक है। उनको आप ऐसे भी लिखते हैं 2 Na पॉजिटिव AlOH4 नेगेटिव प्लस 3 H2। तो मेटा एल्यूमिनेट होता है NaAlO2, पर वो फाइनली इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा अगर NaOH ज़्यादा होगा। तो Na पॉजिटिव AlOH4 1 नेगेटिव दैट इज सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ठीक है। क्या नाम है इसका, सोडियम, क्योंकि पहले नेमिंग कैटायन से स्टार्ट होती है। कैटायन क्या है, सोडियम, फिर उसके बाद एनायन की, तो सोडियम टेट्रा 4 OH हैं तो टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, और एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन 3 है तो वो मेंशन करना है। तो हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज होती है। और लास्ट वाला क्या है कि जब BF3 को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो देखिए BF3 अपने में एक लुईस एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अमोनिया अपने में एक लुईस बेस है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है डोनेट करने के लिए।
तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरॉन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में डोनेट करती है, जिससे एक एडक्ट बनता है। ठीक है, एडक्ट क्या होता है? बोरॉन के BF3 के ये 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड जो NH3 की तरफ से आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसको एडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम नहीं है, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर्स को एडक्ट कहते हैं क्योंकि ये 2 के एडिशन से बनता है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो दैट कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 20. सो नेक्स्ट lecture we will start with the question number 21.